खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार और दिलचस्प साइंस फिक्शन कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां पूरी दुनिया का भविष्य एक अकेली और पूरी तरह से अप्रत्याशित चीज पर टिका हुआ है। हम सबने अक्सर अंतरिक्ष युद्ध और बड़े बड़े लेजर हथियारों के बारे में सुना है, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा साबित करेगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां सबसे अजीबोगरीब चीजों से भी जीती जा सकती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी कहानी का आधार ही एकदम बेतुका है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि कोई खतरनाक एलियन सेना पृथ्वी पर हमला करने आ रही हो और उसे किसी मिसाइल या सीक्रेट वेपन से नहीं, बल्कि बच्चों की कविताओं वाली एक साधारण सी किताब से हरा दिया जाए। सुनने में ये जितना अजीब लगता है, यकीन मानिए इसकी कहानी उससे भी कहीं ज्यादा मजेदार है। तो चलिए कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए इसकी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। इसे कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। 25वीं सदी की एक इतिहासकार 21वीं सदी यानी साल 2040 में हुए एक एलियन हमले की कहानी सुना रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हमले को जिस चीज ने रोका वो 20वीं सदी की एक पुरानी वस्तु थी। ये टाइम जंप इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। यहाँ सबसे अहम और हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी को बचाने वाली वो चीज कोई खतरनाक हथियार या अंतरिक्ष का विषकोश नहीं थी। वो बस बच्चों की नर्सरी राइम्स की एक बेहद मामूली सी किताब थी जिसका नाम था मदर गूस। सचमुच ये कोई बाहरी अंतरिक्ष की सीक्रेट फाइल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किताब थी जिसने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, घमंडी मार्शियन कमांडर। मंगल ग्रह के नेतृत्व में एक गजब की कॉमेडी देखने को मिलती है। एक तरफ कमांडर इन चीफ थिंक टैंक है जिसका सिर गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा है और उसे लगता है कि बड़ा सिर होने का मतलब है ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी होना। वहीं दूसरी तरफ उसका विनम्र असिस्टेंट नूडल है। नूडल के पास वास्तव में तेज दिमाग है और वो बहुत ही चालाकी से अपने बॉस के भारी भरकम अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना पूरी स्थिति को संभालता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, सैंडविच की बड़ी उलझन। जब ये एलियन क्रू पृथ्वी के एक पुस्तकालय में पहुंचता है तो वे पूरी तरह से चकरा जाते हैं। उन्हें वहां लगभग 2000 अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये गहरी उलझन कहानी में कुछ बेहद ही हास्यास्पद तर्कों के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार करती है। इन एलियंस की सोचने की प्रक्रिया वाकई हंसाने वाली है। महान कमांडर थिंक टैंक पूरे आत्मविश्वास से दावा करता है कि ये किताबें दरअसल सैंडविच हैं। सार्जेंट ऊप को अजीबोगरीब चेहरे बनाते हुए इस भयानक सैंडविच का स्वाद चखने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ये तरीका काम नहीं करता तो वे इसे कान में लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। अंत में बुद्धिमान नूडल बहुत ही विनम्रता से उन्हें यह एहसास दिलाता है कि ये वस्तुएं वास्तव में आंखों के संचार यानी पढ़ने के लिए हैं। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 4 में मदर गूस को डिकोड करना। जब थिंक टैंक के सामने पहली कविता पेश की जाती है तो वो इंसानों के लिए तो एकदम मासूम और साधारण सी लगती है, लेकिन एलियन कमांडर के पास पृथ्वी के बारे में कोई सही जानकारी तो है नहीं, इसलिए वो हर शब्द का बिल्कुल शाब्दिक और एकदम गलत अर्थ निकाल बैठता है। और इसका नतीजा, थिंक टैंक बुरी तरह घबराकर तुरंत अपने हमले के बेड़े को रोक देता है। उसे सचमुच ये लगता है कि पृथ्वीवासियों ने कृषि और खनन को एक साथ मिला दिया है और वे अपने बगीचों में विस्फोटक और कीमती धातुएं उगा रहे हैं। उसे लगने लगता है कि पृथ्वी के पास उनसे कई ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत हथियार मौजूद हैं। तनाव तब और भी बढ़ जाता है जब लेफ्टिनेंट आयोटा दूसरी कविता पढ़ता है। खेत के जानवरों और भागते हुए बर्तनों की ये कविता सुनने में पूरी तरह से बेतुकी और मजेदार लगती है। लेकिन यहां थिंक टैंक का पागलपन और डर चरम पर पहुंच जाता है। वो पूरी तरह से ये मान बैठता है कि पृथ्वी की सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी है कि वे अपने पालतू जानवरों को संगीत और अंतरिक्ष यात्रा सिखा रहे हैं। यहां तक कि उसे लगने लगता है कि पृथ्वी के कुत्तों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर आ गया है और उनकी गायें चंद्रमा के ऊपर से छलांग लगा रही हैं। यहीं से कहानी अपने सबसे मजेदार हिस्से में प्रवेश करती है। भाग 5, हम्टी डम्टी से पैदा हुई दहशत। चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं और सस्पेंस को बढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक अंतरिक्ष फ्लीट के कमांडर को उन विस्फोटक उगाने वाले और अंतरिक्ष में उड़ने वाले जानवरों से भी ज्यादा डरा दे? वो कौन सी तस्वीर हो सकती है जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया?
जब अंतिम कविता पढ़ी जाती है तो उसके साथ हम्टी डम्टी का एक चित्र भी बना होता है। और मजे की बात यह है कि ये चित्र हूबहू किसी बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। थिंक टैंक उस हम्टी डम्टी के चित्र में अपना खुद का विशाल गोल सिर देखता है। वो डर के मारे कांप उठता है और ये मान लेता है कि पृथ्वीवासियों ने उसे देख लिया है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि पृथ्वी की एक विशेष हत्यारी टीम उसे पकड़ने और मारने के लिए मंगल ग्रह की ओर आ रही है। और इस तरह हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम भाग में, शांति का एक नया युग। ये पूरी गलतफहमी एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष तक ले जाती है। थिंक टैंक का ये अंधा डर उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर अल्फा सेंटोरी भागने पर मजबूर कर देता है। पूरी की पूरी एलियन सेना मंगल ग्रह को खाली कर देती है। इस स्थिति ने चतुर नूडल के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो सही मायने में मंगल ग्रह का नया शासक बना। और फिर 500 साल बाद 25वीं सदी में पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच शांति और गहरी दोस्ती स्थापित होती है, जहां पृथ्वीवासी उन्हें अंततः ये सिखाते हैं कि वास्तव में किताबों को कैसे पढ़ा जाता है। इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे अज्ञानता और अहंकार का मिश्रण एक विनाशकारी रूप ले सकता है। सही संदर्भ के बिना दुनिया की सबसे मासूम वस्तुएं भी किसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। लेकिन सही जानकारी, थोड़ी सी समझदारी और शायद एक अच्छी किताब पूरे ब्रह्मांड को बचा सकती है ना? कमाल की बात।